देखिए, नागपुर अभी टायर 3 सिटी से टायर 2 सिटी बनने की कगार पर है जी। नेशनल लेवल के प्लेयर्स भी हमारे नागपुर में आ रहे हैं। तो गोदरेज है, टाटा है, जी। करमचंद है, अदानी का भी आने का चांसेस है जी। तो इसको देखते हुए ऐसा तो लग रहा है कि नागपुर और आगे दौड़ने वाला है। हमारे यहाँ गडकरी साहब है, फडणवीस साहब हैं, इन लोगों ने अभी काफी अच्छा मतलब पेस पकड़ा है और मुझे ऐसी उम्मीद है कि सेंटर में भी हमारी मतलब सेम गवर्नमेंट है, महाराष्ट्र स्टेट में भी सेम गवर्नमेंट है, तो ये दोनों का सहयोग एक में एक को मिलता रहे और शहर बढ़ता रहेगा। कंपनियां नहीं है, कंपनियां नहीं है तो एम्प्लॉयमेंट नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो यहाँ पे लोग बाहर से आएंगे कैसे? बिल्कुल आएंगे नहीं तो फिर हमारी प्रॉपर्टीज लेगा। रियल एस्टेट मतलब भारत की इकोनॉमी में ऐसा मतलब बोलना गलत नहीं होगा कि रियल एस्टेट का भी एक अच्छा खासा रोल है, बिल्कुल अहम योगदान है। हाँ। नमस्कार, मैं मनीष कुमार अंकुर खबर 24 एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त मेरे साथ हैं ऋषिपाल पारदी जी, और ऋषिपाल पारदी जी अलायंस मर्केंटाइल इंफ्रास्ट्रक्चर के डायरेक्टर हैं आप। सर, सबसे पहले स्वागत है खबर 24 एक्सप्रेस में। थैंक यू सर, यहाँ पर हम बहुत सारे आपसे क्वेश्चंस करेंगे। फिलहाल हम जो चर्चा करने वाले हैं वो नागपुर के डेवलपमेंट के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। आजकल जो नागपुर है काफ़ी डेवलप हो रहा है, बड़ी बड़ी आलीशान बिल्डिंग्स बन रहे हैं, तो इसके बारे में सर थोड़ा सा आप क्या कहना है? देखिए, नागपुर अभी हम लोग ये बोलना चाहेंगे कि टायर 3 सिटी से टायर 2 सिटी बनने की कगार पर है। जी जी। तो उस परिप्रेक्ष्य में यदि देखेंगे तो नागपुर में स्कोप तो काफ़ी है और उस स्कोप का यूटिलाइजेशन आज से 2 साल या 3 साल पहले हम यदि देखेंगे तो लोकल डेवलपर्स, लैंड डेवलपर्स हो या फिर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में जो भी बिल्डर्स मार्केट में हैं वो तो है ही, लेकिन अब नेशनल लेवल के प्लेयर्स भी हमारे नागपुर में आ रहे हैं। जैसे मैं यदि गिनाना चाहूँगा तो गोदरेज है, टाटा है, करमचंद है, अदानी का भी आने का चांसेस है जी। तो इसको देखते हुए ऐसा तो लग रहा है कि नागपुर और आगे दौड़ने वाला है और इस स्पीड को रोकने के लिए अभी फिलहाल तो हमको कोई हर्डल्स नजर नहीं आ रहे। कोई नजर नहीं आ रहे हैं सर। जैसे कि पुणे हम देखते थे, क्योंकि मुंबई तो ऑलरेडी डेवलप्ड है, लेकिन पुणे सिटी काफ़ी डेवलप हो रहा है और प्लान सिटी है। वैसे ही नागपुर में भी क्या ऐसा प्लान आ रहा है या प्लान सिटी की तरह बन रहा है? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अभी भी अव्यवस्थित है नागपुर में। जैसे आपने कहा टायर 3 से टायर 2 में आए, यानी कि टायर 3 से टायर 2 में आने में काफ़ी समय लग गया नागपुर को। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक तो विदर्भ का मेन हिस्सा नागपुर है और पूरे देश का मिड भी नागपुर है, तो इतना टाइम क्यों लगा सर नागपुर को डेवलप होने में? बिल्कुल आपने सही सवाल किया है और इस सवाल पे जवाब भी मुझे मतलब मैं काफ़ी जगह पे हमारे जब भी छोटे मोटे जो भी प्रोग्राम्स होते रहते हैं उसमें मैं सभी को बोलते रहता हूँ। एक्चुअली क्या था, पहले हम लोग आज से 4 या 5 साल पहले का यदि पॉलिटिकल सिनारियो यदि देखेंगे तो उसमें क्या होता था कि एक गांव का मुखिया, एक शहर का मुखिया या फिर एक वार्ड का मुखिया किसी को बोल दे तो उस बेस पे वोटिंग हो जाती थी, सरकारें बन जाती थी और काम चलते रहता था। बट अब हर वोटर अभी सजग हो गया है, उसको अब किसी के बोलने का कोई असर पड़ता नहीं है। उस कारण से हमारे यहाँ की जो पॉलिटिकल विल है वो अब चेंज होते जा रही है जी। तो पॉलिटिकल विल चेंज हो गई, इसका मतलब अभी क्या हो गया कि जितने भी बड़े हमारे नेतागण हैं उन लोगों को अब क्या है, ग्राउंड पे काम जब तक के नहीं करेंगे तब तक के अपने शहर का या अपने राष्ट्र का उन्नति नहीं होगी। उस उन्नति को अभी जैसे हम लोग देखेंगे कि हमारे यहाँ गडकरी साहब है, फडणवीस साहब हैं, इन लोगों ने अभी काफी अच्छा मतलब पेस पकड़ा है और मुझे ऐसी उम्मीद है कि सेंटर में भी हमारी मतलब सेम गवर्नमेंट है, महाराष्ट्र स्टेट में भी सेम गवर्नमेंट है, तो ये दोनों का सहयोग एक में एक को मिलता रहे और शहर बढ़ता रहेगा। पहले क्या होता था कि अभी हम लोगों ने बिहार काफी सालों पहले डिक्लेयर हुआ, बिल्कुल, बट कंपनियां नहीं है, कंपनियां नहीं है तो एम्प्लॉयमेंट नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो यहाँ पे लोग बाहर से आएंगे कैसे? बिल्कुल आएंगे नहीं तो फिर हमारी प्रॉपर्टीज लेगा। रियल एस्टेट में अभी रियल एस्टेट मतलब भारत की इकोनॉमी में ऐसा मतलब बोलना गलत नहीं होगा कि रियल एस्टेट का भी एक अच्छा खासा रोल है, बिल्कुल अहम योगदान है। हाँ, जैसा आपने बोला कि बॉम्बे हो गया, पुणे हो गया, बेंगलोर हो गया, हैदराबाद हो गया, आप यहाँ जाएंगे। मेरा खुद का हैदराबाद का एक्सपीरियंस ऐसा है कि मैं 5 साल पहले हैदराबाद को क्या देख रहा था और आज क्या देख रहा हूँ। बिल्कुल तो सेम चीज अभी हमारे नागपुर में होने वाली है और इसका मतलब उपयोग अभी लोगों ने लेना चाहिए। वैसे तो काफी लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है रियल एस्टेट में, काफी लोगों ने प्लॉट्स लिया है,
किसी ने फ्लैट लिया है। फ्लैट लेने वाला कौन है? फ्लैट लेने वाला इन्वेस्टर नहीं होता है, फ्लैट लेने वाला रहने की जिसको जरूरत है बिल्कुल। वो ले रहा है। बट प्लॉट्स लेने वाले मैक्सिमम हमारे नागपुर में बाहर के इन्वेस्टर्स हैं, तो उनको यदि उस पर रिटर्न मिल रहा है और भविष्य में यदि आके उनको रहने के लिए अपना आशियाना यदि बनाना है तो चीजें होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जो मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी कुछ सालों बाद में शायद नागपुर का अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा। बिल्कुल। क्योंकि सेंटर में हमारे गडकरी साहब है और स्टेट में फडणवीस साहब है, तो दोनों के हाथ मजबूत और है। बहुत मजबूत है और रहेंगे भी। बिल्कुल। तो इसी को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि नागपुर की ग्रोथ और बढ़ेगी जी। और जरूर हम टायर 3 से 2 के ऊपर और जाएंगे और फिर 2 से फिर 1 को भी जाने के लिए हमें समय नहीं लगेगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मेरा एक और सवाल है, अभी जैसे बजट आने वाला है जी, महाराष्ट्र का बजट भी 2-3 महीने बाद आ जाएगा। अभी सेंट्रल का जो बजट है उसमें क्या अपेक्षाएं आपकी हैं, जो निर्मला जी से मांगना चाहेंगे, या फिर प्रधानमंत्री मोदी ऐसा कुछ करें, या फिर जो भी है? मुझे ऐसा लगता है कि बजट में अभी आप कोविड के पहले देखेंगे तो मतलब स्टैम्प ड्यूटी पे रिलैक्सेशन दिया था ड्यू टू कोविड। तो कोविड में लोगों की आर्थिक स्थिति बराबर नहीं थी, तो उसको मतलब ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार बोलो या राज्य सरकार, इन्होंने दोनों ने मतलब एक सलाह करके स्टैम्प ड्यूटी घटाई थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज रियल एस्टेट सेक्टर को मतलब इकोनॉमी में इतना सपोर्ट कर रहा है, फिर रेवेन्यू भी इसी सेक्टर से सबसे ज्यादा हम लोग दे रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं रिलीफ देना चाहिए, कुछ तो भी रिलीफ देना चाहिए। एक तो एंड यूजर के लिए स्टैम्प ड्यूटी हो गया, तो उसको रिलीफ देने के लिए गवर्नमेंट ने मतलब या मोदी जी बोलिए या फिर निर्मला जी बोलिए, इन लोगों ने कहीं ना कहीं जो स्टैम्प ड्यूटी का परसेंटेज है अभी जो 6% ले रहे हैं, तो उसको एटलीस्ट कुछ कम करें, कुछ 5% कर ले या 4% कर ले। तो उससे क्या होगा कि मतलब लोगों को यदि रिलीफ मिलेगा तो एक इन्वेस्टमेंट की जगह पे लोग 2 करेंगे जी, और वहां से गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी मिलेगा जी। तो होता क्या है, हम लोग जो पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं, हमारी जैसी हम लोग लैंड डेवलपमेंट करेंगे या कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो हमारा सोचना ये रहता है कि एक प्रोजेक्ट ना करते हुए 2 करें जी, और 2 में हमारी प्रॉफिट ऑफ मार्जिन को स्प्लिट करते हैं। उससे हम लोग अफोर्डेबल लैंड, अफोर्डेबल हाउसेस दे पा रहे लोगों को। तो उस हिसाब से यदि देखेंगे तो ओवरऑल लैंड डेवलपमेंट के जैसे अभी प्रेजेंट सिनारियो में हम लोग यदि देखेंगे तो गवर्नमेंट को हमारे तरफ से लैंड डेवलपमेंट कॉस्ट बहुत जाती है। डिमांड के तौर पे हम लोग मतलब लाखों रुपए देते हैं, जैसे 2 एकड़ का एक लेआउट है तो उसमें 70-80 लाख रुपए हमारी डिमांड चली जाती है। तो हमारा कहना ऐसा है कि डेवलपर के फेवर के लिए कुछ मतलब डेवलपमेंट कॉस्ट को कम कर दे, सो दैट एंड यूजर जो बायर है उसकी ओवरऑल लैंडिंग कॉस्ट हमारी यदि कम होगी तो हम लोगों को और कम दाम में ऑफर कर पाएंगे जी। थोड़ा कम दाम में ऑफर कर पाएंगे तो बायर्स बढ़ेंगे तो नागपुर जैसे शहर को और बूस्टअप मिलेगा जी। हाउसिंग लोन में भी कुछ यदि क्या बोलना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे कोई ध्यान दे तो लोगों को और ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। जैसे कोविड में हुआ था, कोविड में काफी कम इंटरेस्ट रेट थे जी, तो लोगों ने काफी घर लिया। मुझे ऐसा लगता है कि बिफोर कोविड और आफ्टर कोविड फ्लैट बाइंग रेशो यदि देखेंगे आप तो ड्यूरिंग कोविड बहुत ज्यादा बिल्कुल। सर, जैसे आप अलायंस मर्केंटाइल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर का काम देख रहे हैं, तो क्या इसमें कर रहे हैं, मतलब कहाँ आपकी साइट चल रही हैं, किस तरीके का आप कर रहे हैं और कितना आप कर चुके हैं? बिल्कुल, हम लोगों ने अभी तक के अलायंस मर्केंटाइल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में करीब मोटा मोटी ये बोल सकते हैं कि 150 से 200 एकड़ जमीन हम लोगों ने सेल आउट कर ली है विद फुल सैंक्शनिंग एंड डेवलपमेंट जी। अभी करंट में हमारे प्रोजेक्ट है घोटाड़ पांजरी, वेड़ाहरी, रुई पांजरी, पांजरी फार्म, झरी, शंकरपुर, रुई और कुछ लेआउट हमारे उड़केश्वर रोड पे भी है जी। तो उसमें से अभी तक मतलब मैं जब रियल एस्टेट में 2015 में आया उसके बाद में मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि हमारे पास जो भी बायर होगा उसको मिनिमम से मिनिमम 3-fold एप्रिसिएशन मिला है। एक उदाहरण के तौर पे यदि हम बोलेंगे कि हमने यदि आज से 4 साल पहले किसी को 1000 रुपए स्क्वायर फुट का प्लॉट दिया है तो आज उसके प्लॉट की कीमत कम से कम 3000 रुपए है, कम से कम। उसके ऊपर है लेकिन मिनिमम की बात करूंगा मैं। तो हमारे यहाँ मतलब क्योंकि हम लोग लैंड जब चूज करते हैं तो हमारा सबसे पहला एक इंटेंट जो रहता है उसमें ये बोलेंगे कि मैं जिस लैंड पे खड़ा होता हूँ तो मुझे ये लगना चाहिए, मुझे अंदर से एक फीलिंग आना चाहिए कि मैं इस पे खुद के लिए घर बना के रह सकता हूँ कि नहीं।
जब हमको वो फीलिंग आती है तभी हम लोग वो लैंड परचेस करते हैं और फिर बिल्कुल। बाकी की प्रोसेस एनएमआरडी सैंक्शनिंग डेवलपमेंट वो सब करते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। खैर आप लोगों का देखिए रियल एस्टेट हो गया जी। या फिर इन्वेस्टमेंट के पर्पज से भी अगर हो गया तो लोगों की मदद भी आप करते हैं इसके अलावा। और सबसे बड़ा जो आपका उदाहरण मैं देना चाहूँगा कि जो सिटी है उसके डेवलपमेंट में भी आपका बहुत अहम योगदान होता है, बिल्कुल। क्योंकि अगर सिटी डेवलप हो रही है तो रियल एस्टेट का बहुत बड़ा योगदान है और आप जैसे जो रियलिटी डेवलपर्स हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो बहुत अच्छा कार्य आप कर रहे हैं और हमारी आशा है कि ऐसे ही आप करते रहें और जो लोग हैं उनकी मदद भी आप करते रहें। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। इसके अलावा कोई अगर मैसेज देना चाहें तो आप दे सकते हैं। हम यही बोलेंगे कि अलायंस मर्केंटाइल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एक ग्रुप ऑफ ट्रस्ट जी केवल मतलब हमारे नाम के पीछे एक टाइटल ही नहीं लगा हुआ है, हम लोग सही में ट्रस्टवर्दी हैं। बहुत बढ़िया। और जैसा मैंने इसके पहले आपके क्वेश्चन में बोला है कि हमारे जो भी बायर्स हैं उनको 3-fold मिनिमम अप्रिसिएशन मिला है और भविष्य में आने वाले जो भी मतलब अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो भी प्रोजेक्ट्स हमारे बहुत अच्छे हैं। उसमें भी यदि कोई इन्वेस्ट करता है तो मेरा यही कहना रहेगा कि विद इन नेक्स्ट 3 to 4 years वो लोग भी 3-fold अप्रिसिएशन के हकदार होंगे। तो इतना ही कह के और लोगों का मतलब विश्वास तो है ही है, हम लोग मतलब जिन्होंने हमारे एग्जिस्टिंग बायर्स है उनका तो है ही है, बिल्कुल। बट हमारे नए लोग भी आते हैं तो हमारे यहाँ आके कोई ऐसा नाराज होके नहीं जाता है क्योंकि हम लोग हर किसी का समाधान करते हैं बहुत अच्छी बात। और कोशिश करते हैं कि सारे बजट में मतलब एक क्या बोलना पड़ेगा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो इन रियल इस्टेट। तो हमारे पास में सारी रेंज अवेलेबल है, मतलब एक लो लेवल से लेके तो अपर लेवल तक है। मतलब कोई भी बायर आता है जिसका जैसा बजट है उसके हिसाब से उसके लिए प्रॉपर्टीज अवेलेबल है। और एप्रिसिएशन का बोलेंगे तो सभी में 3-fold बोलूँगा मैं, क्योंकि हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि महंगा है इसलिए वो रेट बढ़ रहा है, सस्ता भी है तो भी उसका रेट बढ़ रहा है। बढ़ बिल्कुल। खैर जो चीज़ें होंगी हम जाहिर सी बात है वीडियो में ज़रूर डालेंगे जिससे कि आप लोगों को मदद हो या बाहर से कुछ आ रहे हैं तो आप लोगों को मदद मिल सके। जी जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू वेरी बाकी मच। चीज़ें हम वीडियो में दिखाई देंगे आपकी जो चीज़ें हैं। तो शुक्रिया आपने समय दिया, थैंक यू सो मच। मैं मनीष कुमार अंको नागपुर से खबर 24 एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद। नमस्कार।